मल्टी डोमेन वॉरफेयर का जो कॉन्सेप्ट है ये मल्टी डोमेन्स यही है। करण थापर ने कहा कि जहाज गिराए, F-16 गिरे, तो उसने कहा बकवास। वो अमेरिकन प्रेशर नहीं ले रहे, इजराइल का प्रेशर नहीं ले रहे, पूरी दुनिया का प्रेशर नहीं ले रहे, तो पाकिस्तान का क्यों प्रेशर लेंगे। ये भी आइडिया नहीं था कि आबना हुर्मुज़ बंद हो जाएगी, विच शोज कि कितनी पुअर प्लानिंग थी यूएस की। जो मैसेजिंग उनकी तरफ से आती है वो बड़ी खौफनाक किस्म की होती है, फिर उसके ऊपर जीरो कॉम्प्रोमाइज हो। क्यों गालियां देनी पड़ी सर? नेतन्याहू के ही तो कहने पे ट्रंप इस वॉर में आया और अब गालियां दी जा रही हैं उनकी बीवी को इन्वॉल्व करके। मैंने आपको कुछ एक दो प्रोग्राम्स पहले एक प्रेडिक्शन की थी, पाकिस्तान इज अफगानिस्तान लाइफलाइन। इंडियंस बड़ा रोते हैं इस बात पे कि ओ ये हमें ना नुकसान पहुंचाने के लिए किया। इंडिया को जहाज़ों से और ये मीडिया मैनिपुलेशन से दूर रखना। बहुत बड़े बड़े पंडित सब कह रहे हैं कि इंडिया के पास राहुल गांधी के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। इंडिया की जो सिंस 2016 सबसे ज़्यादा लो मार्केट, स्टॉक मार्केट जो है वो आज है इंडिया के अंदर। हाउ लॉन्ग कैन अफगान रिजीम सर्वाइव दिस एंटी पाकिस्तान नैरेटिव? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्ट्रेटेजिक टॉक। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की इस दुनिया में कहा जाता है कि मिसाइल के साथ नैरेटिव का बॉम्ब गिराना भी ज़रूरी है। समझेंगे ये क्या बात है, साथ ही साथ नज़र डालेंगे कि ईरान और यूएसए के दरमियान चल रही जंग क्या वाकई सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन है या इससे ज़्यादा कुछ और भी है। नज़र डालेंगे अपने पड़ोसियों पे जहाँ पे कॉकरोच पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी जैसी एक मुहिम, एक नई सियासी मुहिम सर उठा रही है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। इन सब मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमने दावत दी है। एक बार फिर अपने स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद फराज साहब। सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर, ईरान यूएसए का जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एज एन आउटसाइडर जब मैं देखता हूँ मुझे समझ नहीं आती सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, थ्रेट आ रहे हैं, प्रेशर के लिए स्टेटमेंट्स आती हैं, फिर पीछे बैक डोर पे नेगोशिएशंस भी चल रही हैं, या नैरेटिव बिल्डिंग की है, जो नैरेटिव बिल्ड कर लेगा वो जी। समझ नहीं आती, सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन है, साइकोलॉजिकल भी है, बीच में नैरेटिव की ज़्यादा गेम है। आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। आप बुलाते हैं और बड़ा आपका एक रिसर्च होती है, फिर आप सवाल भी उसी हिसाब से करते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है और हम सब जानते हैं जिन मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का जिक्र होता है आजकल, जब भी डिबेट होती है कि जो वॉरफेयर है वो काइनेटिक फ्रंट के ऊपर कन्फाइंड नहीं है। अब मीडिया वाइज भी जंगें हैं, इकोनॉमिक वॉर्स भी हैं, रिसोर्स के ऊपर भी हैं, उसके अलावा आप देखें कि इंटरनेट के ऊपर भी एक जंग है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी है। ये सारे के सारे आजकल की मॉडर्न वॉर्स का हिस्सा हैं। इनको इंगेज किए बगैर या इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किए बगैर आपको जंग नहीं जीत सकते। और अगर आपकी ऑन ग्राउंड किसी भी किस्म की कोई कामयाबी है या नाकामी है, इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसको मीडिया वाइज प्रोजेक्ट कैसे करते हैं, उसको अपनी ऑडियंस तक या इंटरनेशनल ऑडियंस तक कैसे पहुंचाते हैं एज योर ओन नैरेटिव। ये एक अलग बात है कि उसको बाय कैसे किया जाता है, लेकिन इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर स्ट्रैटेजी और इट शुड बी अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रैटेजी फ्रॉम एनी कंट्री टू प्रोजेक्ट इट्स गोल्स। और उसके अलावा गेंस भी, अपने गेंस को भी प्रोजेक्ट आपने करना है। गोल्स तो चलें आप बात कर लेते हैं, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, ये नहीं है, और साथ ही साथ आप उसको जस्टिफाई करते हैं कि आपने कितनी बड़ी अचीवमेंट कर ली या कैसे जंग को जीता। एआई टूल्स आपने देखे, एक अजराए मजाक एक चीज़ आती है, लेकिन उसके अंदर एक बड़ा सीरियस किस्म का मैसेज भी होता है, हिडन मैसेज होता है। कई दफ़ा वो एक्सप्लिसिट होता है, आपको दिखने में वो चीज़ लगता है कि येस इट इज़ एआई जनरेटेड, लेकिन उसके पीछे पूरी कहानी होती है। एडियोस लिखा, पीछे दिखाया शिप्स तबाह हो रहे हैं, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद शेयर किया है। आपको क्या लगता है इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता? ये एक मैसेज नहीं है? बिल्कुल है। और मैसेज क्या दिया कि भाई मैं जा रहा हूँ और मैंने तो सब कुछ तबाह कर दिया। इट इज़ अ डेक्लेरेशन कमिंग फ्रॉम द यूएस प्रेसिडेंट टू द वर्ल्ड कि मैं इधर आया, मैंने सब कुछ तबाह किया और मैं अब जा रहा हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से आया तो अपनी मर्ज़ी से जा रहा हूँ। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स भी हो सकती है, और इन केस ऑफ यूएस एंड ईरान है भी सही, क्योंकि बड़ी मल्टी लेयर्ड चीज़ें हैं, बड़ी डीप चीज़ें हैं, और आप उसको किसी एक एस्पेक्ट पे कन्फाइन नहीं कर सकते। तो एज आई सेड अर्लियर कि ये मल्टी डोमेन वॉरफेयर का जो कॉन्सेप्ट है, ये मल्टी डोमेन्स यही हैं। ये खाली आपकी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी या कन्वेंशनल या इसके अलावा किसी और डोमेन से ज़्यादा फिर बाकी डोमेन्स में भी चली जाती है। आप प्रोजेक्ट कैसे कर रहे हैं, थ्रेट को कैसे परसीव कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं,
फिर दुनिया को कैसे बता रहे हैं, अपने लोकल ऑडियंस को कैसे बता रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इसका हिस्सा है। और क्लासिकल एग्जांपल हमारे पास ईरान यूएस वॉर है, फिर चाइना का स्टांस आप कभी कभी देख लें, जैसी मैसेजिंग वो कहते हैं चुप करके बैठे रहते हैं, लेकिन जब बात आती है कोई मसला खड़ा होता है तो जो मैसेजिंग उनकी तरफ से आती है वो बड़ी खौफनाक किस्म की होती है, फिर उसके ऊपर ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो दैट इज़ देयर वे ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम एंड इशूइंग अ स्टेटमेंट, एंड उस स्टेटमेंट को आगे पहुंचाने में भी जो नीयत उनकी है वो नीयत क्लियर होनी चाहिए, जो मकसद उनका है वो मकसद क्लियर होना चाहिए, और वो होता है। तो एक तो आप जो कहना चाह रहे हैं और फिर वो उसी सेंस में आगे पहुंचे, ये भी एक टेक्निक है। सो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये एक फ्रंट के ऊपर जंगें आजकल ना लड़ी जाती हैं ना लड़ी जा सकती हैं। आखिरी एग्जांपल पाकिस्तान इंडिया की भी है। इंडिया ने बड़ी कोशिश की अपने मीडिया को, जो जंग वो हार गए थे मैदान जंग में या बैटलफील्ड में, उसको उन्होंने मीडिया वाइज जीतने की बहुत कोशिश की। किसी हद तक इंडियन अवाम को ये मना भी लिया कि हम जीत गए थे, किसी हद तक ये भी मना लिया कि जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी, जो टेरर कैंप्स थे ही नहीं पाकिस्तान में, उन्होंने मना लिया अपनी पब्लिक को बता के पेस्टर कर करके कि वहाँ पे दहशत गर्दों के ठिकाने हैं। तो इंडियन पब्लिक ने मान लिया कि हाँ हैं, असल में नहीं है, पूरी दुनिया कहती रही नहीं है, सबूत नहीं कोई मिला। F-16 तो गिराया उन्होंने आपके? जी बिल्कुल। किसने? इंडिया ने। देखें ये भी तो माना इंडियन पब्लिक को मना लिया ना उन्होंने, वो गिराए बस। किसने देखे? क्रिस्टीन फेयर ने तो उसका जवाब दे दिया ना करण थापर को। जी जी बिल्कुल। उसने तो, ये भी मीडिया का हिस्सा है ना कि क्रिस्टीन फेयर जितनी ज्यादा क्रिटिकल तो बंदी कोई नहीं है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान आर्मी के बहुत ज्यादा एंटी है। उसने कह दिया जब करण थापर ने कहा कि जहाज गिराए, F-16 गिरे, तो उसने कहा बकवास। तो आपके सामने है ये फिर नैरेटिव, लेकिन उन्होंने नैरेटिव तो बनाया ना, वो चला नहीं चला वो एक अलग बात है, या कितना अच्छा बनाया या कितना, इंडिया में चल गया, इंडिया में चल गया। एक पीटीवी मूवी की तरह इंडिया में उनका नैरेटिव चल गया। वो मूवीज की हद तक तो आपको पता है ना, वो अपना गुस्सा मूवीज में निकालते हैं। जो इन्होंने वो इनफेमस सी मूवी के 2 पार्ट बनाए हैं, धुरंधर। जी जी, धुरंधर। हम धुरंधर कहते हैं, वो धुरंधर कहते हैं। बहरहाल वो इसके ऊपर पाकिस्तानियों का मजाक भी उड़ाते हैं कि ये धुरंधर कहते हैं और है वो धुरंधर। तो बहरहाल धुरंधर है या धुरंधर है, जो भी है, उसके ऊपर आप जितना मर्जी जोर लगा लें, और फिल्म के अंदर जितने मर्जी एक्टर एक दूसरे के ऊपर गोलियां चला लें या कत्लो गारत मचा दें या किसी सिटी पे कब्जा कर लें या जो मर्जी इन्फिल्ट्रेशन दिखा दें आप इन द पॉलिटिकल सिस्टम पाकिस्तान, बात तो नहीं बनती ना, रहेगी तो मूवी ना। इट्स अ वर्क ऑफ फिक्शन। इसके ऊपर सर एंड में बिल्कुल बात करेंगे, वर्क ऑफ फिक्शन फ्रॉम द इंडियन साइड। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात हो रही थी, आप एक सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर एंकर पर्सन है इस फील्ड के अंदर, आपकी बहुत ज़्यादा गहरी नज़र है। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ सर, क्योंकि मैं नया एंट्रेंट हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, रॉयटर्स, BBC एंड CNN, एज आई वॉज ग्रोइंग अप, ये 3 बड़े क्रेडिबल इदारे थे। कोई एक इदारा एक खबर देता था, बाकी इदारों की भी खबरें वैसे ही होती थी। रिसेंटली मैं देख रहा हूँ कुवैत के ऊपर अटैक होता है, एक ही खबर है, CNN देता है बिल्कुल अलग जाविये से, BBC देता है बिल्कुल ही अलग जाविये से, और रॉयटर्स की खबर बिल्कुल ही अलग नजर आती है। मैं क्या करूं सर, मैं तो अब कंफ्यूज हो गया, मैंने किसको ट्रस्ट करना है? हाउ डू आई आइडेंटिफाई, क्या हो रहा है? देखिए, एंगल्स तो हर एक के अपने अपने होते हैं ना, इंटरेस्ट भी होते हैं। कल मेरे ख्याल में CNN की एक रिपोर्टर थी, उन्होंने सवाल किया सदर डोनाल्ड ट्रंप से, नेम आई एम फॉरगेटिंग, उन्होंने सवाल किया, बड़ा सिंपल सा सवाल था, किसी डोमेस्टिक पॉलिसी के बारे में। इतनी बेइज्जती की सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी, जी बिल्कुल, इतनी ज़्यादा बेइज्जती की कि अनप्रेसिडेंटेड, उन्होंने पता नहीं क्या कुछ कह डाला, पर्सनल हो गए उनके साथ। और सवाल भी कोई ईरान के ऊपर या अमेरिका की शिकस्त के ऊपर नहीं था, इट वाज ऑन अ डोमेस्टिक इशू। बात यह है कि जब आपका व्यू पॉइंट इतना ज़्यादा खौफनाक होगा किसी एक सर्टन मीडिया आउटलेट के ख़िलाफ़, तो उसका ज़रूर असर उस इदारे के ऊपर पड़ेगा, उसकी रिपोर्टिंग पे भी पड़ेगा। आपको एक्सेस हो सकता है ना दिया जाता हो, आपको इन्फॉर्मेशन मीडिया ने कहाँ से लेनी, आपके अपने ऑन ग्राउंड सोर्सेज भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, गवर्नमेंट का सोर्स भी हो सकता है। अगर गवर्नमेंट कुछ क्लेम कर रही है या गवर्नमेंट का कोई नुकसान हुआ है तो उसको एक्सेप्ट या डिनाई गवर्नमेंट करेगी, आपने उनका व्यू पॉइंट तो लेना है। ऐसे तो नहीं हो सकता इंडिपेंडेंट किसी सोर्स का ले लें, किसी आई विटनेस का ले लें और गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट ना लें। अगर अमेरिकन बेस पे हमला हुआ है तो उसको वेरीफाई या डिनाई अमेरिकन बेस करेगी या नहीं करेगी, आप भले उसको माने या ना माने, लेकिन आप उनसे कमेंट तो लेंगे। तो ये फैक्टर भी है। फिर दूसरी बात ये है कि इस जंग के अंदर एक्सेसिबिलिटी की भी बात है। जहाँ जंग का थिएटर है
वहाँ तक कितना एक्सेसिबल है मीडिया या नहीं है इज़ ऑल्सो अ फैक्टर। देन जो आपके अपने अपने रिस्पेक्टिव इदारे हैं उनका एक एंगल भी है। फिर आजकल इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा वेरिड सोर्सेज से आ रही है, इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम वन सोर्स। तो जब आपके सोर्सेज मुख्तलिफ होते हैं तो देर आर चांसेस कि वो क्या कोट कर रहे हैं सोर्स। देखें, अगर कोयत पे हमला हुआ है तो कोयत के किसी ऑफिशियल से आप पूछेंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकली जगह जहाँ पे हमला हुआ है वो कोयत के अंदर है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वहाँ से जो सोर्स आपको इन्फॉर्मेशन देगा तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन माननी पड़ेगी। इफ़ यू आर नॉट एक्चुअली प्रेजेंट देयर योरसेल्फ, फिर आपको उसकी बात पे यकीन करना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन वेयर द वॉर थिएटर इज़, आपका एक्सेस कितना है कितना नहीं है, फिर उसके बाद आप पे सेंसरशिप है या नहीं है, फिर आप पॉलिटिकली अलाइंड हैं या नहीं है। ये सारी चीज़ें कोई माने या ना माने, ये सारे फैक्टर्स हैं, और ये सारे के सारे फैक्टर्स दे कम इन टू प्ले व्हेन यू हैव टू रिपोर्ट, व्हेन यू हैव टू टेक इन्फॉर्मेशन एंड डिलीवर इन्फॉर्मेशन। ठीक हो गया सर। रोल ऑफ पाकिस्तान पे आपसे मैं पहले कमेंट ले चुका हूँ। आपने कहा पाकिस्तान का मीडिएटर का रोल है, वो बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, हम सबको पता है पाकिस्तान से हम क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। मेरा आपसे सवाल थोड़ा सा टेक्निकल इस तरीके से है, हम सब कहते हैं कि पाकिस्तान न्यूट्रल रह के मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, कैसे? ईरान के साथ मेरे इंटरेस्ट अलाइन होते हैं, ऑफ कोर्स ईरान को अगर फ़र्क पड़ता है, नेबर है, भाई हैं हमारे, हमें भी फ़र्क पड़ता है। देन अमेरिका के साथ भी मेरे इंटरेस्ट हैं, एलआई है, बड़े लॉन्ग स्टैंडिंग हमारी पुरानी पार्टनरशिप है, हमारी बहुत सारी जगहों पे वो मदद भी करते हैं, हम भी उनके साथ कंट्रीब्यूट करते हैं। इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान एक तरफ भी मेरा इंटरेस्ट है, दूसरी तरफ भी मेरा इंटरेस्ट है, मैं न्यूट्रल कैसे रहूँगा? कहीं ना कहीं तो मेरे जहन में आएगा कि ये मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा अलाइन होता है तो मैं इसकी तरफ इंक्लिनेशन दिखाऊंगा। देखिए, मुझे तो नहीं समझ आती कि न्यूट्रल क्यों नहीं रहा जा सकता जब आपका रोल ही न्यूट्रलिटी के ऊपर बेस करता है। अगर न्यूट्रलिटी पे बेस ना करता हो तो आपको दोनों पार्टीज कबूल ही नहीं करेंगी एज अ मीडिएटर। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। देखें, अगर आप टिल्ट करेंगे टुवर्ड्स यूएस तो ईरान के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ईरान बीच में कतर को ले आएगा, ठीक है, तुर्किया को ले आएगा, कोई मसला तो नहीं है। Exactly. यस, वो यूएस के साथ अलाइंड हैं तो अलाइंड तो हम भी हैं। हाँ, उनके बेसिस हैं वहाँ पे, पाकिस्तान ने कोई बेस नहीं दी हुई अपनी। तो और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान ईरान के इंटरेस्ट को, हम इसको सिंपल कर लेते हैं, अगर ईरान के इंटरेस्ट को एज इट इज़ यूएस तक नहीं पहुँचाता और सिर्फ यूएस के इंटरेस्ट को ईरान तक पहुँचाता है, तो फिर ईरान को क्या मजबूरी है कबूल करने की पाकिस्तान को एज अ मीडिएटर? दे हैव डिक्लेयर्ड इट टाइम एंड अगेन कि द ओनली मीडिएटर इन दिस होल प्रोसेस इज, और द लीड मीडिएटर इन दिस होल कॉन्फ्लिक्ट इज पाकिस्तान। दे डोंट नीड टू एक्सेप्ट इट। कोई प्रेशर तो नहीं उन पर, वो अमेरिकन प्रेशर नहीं ले रहे, इसराइल का प्रेशर नहीं ले रहे, पूरी दुनिया का प्रेशर नहीं ले रहे, तो पाकिस्तान का क्यों प्रेशर लेंगे अगर उनके ऊपर आप जस्ट एंड फेयर नहीं हैं? मैं तो इसको बड़े सिंप्लिसिटी के साथ एक बड़े प्रैक्टिकल अप्रोच में देखता हूँ कि अगर पाकिस्तान का रोल प्रॉपर एंड न्यूट्रल नहीं है तो ईरान को क्या मजबूरी है मानने की? फॉर दैट मैटर अमेरिका को क्या मजबूरी है मानने की? ना माने अमेरिका, कहे यार नहीं, आई चेंज द मीडिएटर, किसी और को, मैं इंग्लैंड को बना देता हूँ, बात खत्म हो गई। इंग्लैंड ने, यूके ने कोई प्रैक्टिकली वॉर के अंदर तो नहीं आए हुए ना, वो उन्होंने तो बेसिस नहीं दी हुई, ठीक है, नेटो अलायंस के अंदर हैं, सब कुछ है, लेकिन इस वॉर के अंदर तो उन्होंने ईरान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो ले आए, जर्मनी को ले आए, किसी और को, स्विट्जरलैंड को ले आए। पहले भी तो मतलब आपके पास ऑप्शन है ना, पूरी दुनिया में किसी मुल्क को ले आए जो रिलेटेड नहीं है या जिसके इंटरेस्ट नहीं है। आप स्विट्जरलैंड को ले आए, कहीं से आप नॉर्वे को ले आए बीच में से उठा के, कोई भी मुल्क आ सकता है, इसमें क्या है? डिप्लोमेसी ही करनी है ना। अब ये तो नहीं हम कह सकते कि इन मुल्कों में डिप्लोमेट्स नहीं है, बात ही नहीं कर सकते, बात तो कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। पाकिस्तान के रोल से आगे चलते हैं, वॉर थिएटर के अंदर ही रहते हैं। आपका मैंने एक ट्वीट भी पढ़ा, आपका एनालिसिस भी मैं देखता हूँ आपके डिफरेंट प्रोग्राम्स में। आपकी बात से मुझे समझ आई कि आपको लगता है कि ये जंग बिट्स एंड पीसेस में चलती रहेगी जब तक मुआहदे तक नहीं पहुंचती। मुआहदे पे कब पहुंचेंगे सर? इस जंग की वजह से पहुंच जाएंगे हसनैन। मुआहदे पे पहुंचना मसला नहीं है, मसला है लॉन्ग लास्टिंग पीस, मसला है इजराइल की एक्सपेंशन, मसला है गरीब आदमी का मसला भी है जी। गरीब आदमी के मसले से कोई इनकार नहीं कर रहा, गरीब आदमी आपके सामने भी इस टाइम बैठा हुआ है, इसमें मसला नहीं है, हम भी इफेक्ट हो रहे हैं इस जंग से। नोबडी इज़ हैप्पी। ये प्राइस हाइक से पाकिस्तान में क्यों लोगों को कोई खुशी तो नहीं होगी? हम इफेक्ट हो रहे हैं, हमारे बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं, हमारा नेबरहुड इफेक्ट हो रहा है, पूरे की पूरी ये पाकिस्तानी कौम है वो इफेक्ट हो रही है। इस तरह तो नहीं हो सकता कि आंखें बंद कर लें, हम कहें जी बहुत अच्छा हो रहा है जी, हम सिर्फ कमेंट देने के लिए इधर बैठे हुए हैं। हमारा रियल स्टेक है इसके अंदर, और उन मुल्कों का भी है जहाँ तेल की तरसील इस रूट से होती है और जंग हमें मुतासर कर रही है, कोई शक नहीं है इसके अंदर।
मैं बात कर रहा हूँ मुआहदे की। आपने कहा कब हो जाएगा और बिट्स एंड पीसेस में चलेगा। बिल्कुल बिट्स एंड पीसेस में इस तरह चलेगा कि यूएस तो फंस गया ना इस जंग में। यूएस ने तो बहुत कोशिश की कि वो निकले, आए, मारे, निकल जाए, कोई ना कोई टारगेट अचीव हो जाए, कोई फेस सेविंग मिल जाए। एट बेस्ट वो ये कह सके देखा हमने न्यूक्लियर सारा तबाह कर दिया, ज़मीन बोझ कर दिया, ज़मीन के नीचे दबा हुआ है, हमने ब्लॉकेट लगा दी। बात सिर्फ इतनी सी है कि उनको शो करने के लिए कुछ नहीं उनके पास। मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान में तबाही नहीं हुई और ईरान का नुकसान नहीं हुआ और बड़ी बराबर की जंग थी और सिर्फ यूएस को मार पड़ी है, मैंने किसी दिन ये नहीं कहा। देखिए वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ईरान ये रेजिलियंस दिखाएगा। यूएस वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ईरान वुड अटैक द जीसीसी कंट्रीज। दे डिड नॉट हैव अ वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन कि ये काम हो जाएगा। फिर उनको ये भी आइडिया नहीं था कि आबना हुर्मुज़ बंद हो जाएगी, विच शोज कि कितनी पुअर प्लानिंग थी यूएस की। War is all about knowing your enemy and anticipating things and knowing your strengths and knowing the strengths of your enemy and also the weaknesses of your enemy. मुझे तो इस जंग के अंदर ये सारी चीज़ें नज़र ही नहीं आई। मुझे तो ये नज़र आया कि एक एरोगेंट कौम आई अपनी मिलिट्री माइट के ज़ोर पे विद एन एलाई और उन्होंने कहा लेट्स गो बीट देम अप एंड दे विल बी ऑन देयर नीज sooner than we expect, but that did not happen. And then there was no second plan, no second defense line, कुछ भी नहीं था। अब वो फंसे हुए उसमें, ईरानी फंसे हुए अपनी जगह पे, उन्होंने कहा कर दिया जितना नुकसान और कर दो और लड़ाई कर लो। तो अब वो उनके ऊपर हमले कर रहे हैं और ये इनके ऊपर हमले कर रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि वॉर का थिएटर जो है वो मजीद यही एस्केलेशन है और इतनी ही रहेगी और ऐसे ही चलता रहेगा। ऑन एंड ऑफ हमले भी होते रहेंगे एंड दे विल बी मूविंग टुवर्ड्स द नेगोशिएटिंग टेबल और द पीस प्रोसेस या एग्रीमेंट की तरफ ये आहिस्ता 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 मूव करते जाएंगे और 20-25 दिन में, महीने में कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। ओके चलें, होपफुली लॉन्ग टर्म पीस की तरफ हम बढ़ें। बेशक 20-25 दिन लग जाएं, एक कॉल रिपोर्ट होती है, वेरीफाई कभी भी नहीं होगी, बट अब बड़े बड़े मीडिया चैनल्स ने रिपोर्ट कर दिए बिटवीन ट्रम्प एंड इजराइल के जो पीएम है नेतन्याहू, गालियों से भरी जिस तरह भी रिपोर्ट हुई है, जिस न्यूज़ आउटलेट को भी मैंने पढ़ा उसमें गालियां ठीक पढ़ा, आपने गालियां ही दी हैं उन्होंने। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर सिचुएशन को देखें, आप कैसे देखते हैं क्यों गालियां देनी पड़ी? सर नेतन्याहू के ही तो कहने पे ट्रंप इस वॉर में आया और अब गालियां दी जा रही हैं उनकी बीवी को इन्वॉल्व करके। ठीक है, सारा नेतन्याहू को ट्रंप ने कहा कि इसको समझाओ वरना ये बेटे की भी जेल जाएगा। बेटे की धमकी भी दी कि बेटा जो आपका यूएस सिटीजन है उसको निकाल देंगे वहां से, और जब आपके ऊपर केसेस खुलेंगे और आपको आपकी पुलिस गिरफ्तार करने लगेगी तो हम आपको असाइलम दे देंगे। अब आप बताएं ये क्या सिचुएशन है सर, क्यों लड़ पड़े आपस में, क्यों लड़ पड़े? नहीं देखिए, ये को पहली दफ़ा तो नहीं लड़े, इनकी तो हिस्ट्री है, इन्होंने तो एक दूसरे को बहुत दफ़ा गालियाँ दी हुई हैं, ये को पहली दफ़ा नहीं है। हाँ, इस दफ़ा थोड़ी सी ज़्यादा गालियाँ दी, इस दफ़ा थोड़ा सा ज़्यादा चीखें मारी और रिपोर्ट किया मीडिया में, खुद लीक किया व्हाइट हाउस। कोई बात नहीं, वो बात ये है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तो बिटवीन ईरान एंड द यूएस हो ही नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ इजराइल। दूसरा, गालियाँ इसलिए भी देनी पड़ी, ये ठीक है, एक नूरा कुश्ती भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है इधर, सब कुछ मुमकिन है हसनैन, क्योंकि आप ये वो दुनिया नहीं है जिसमें आप तहजीब के दायरे में रह के डिप्लोमेसी करके हेनरी किसिंजर को कोर्ट करें और उसके बाद उस एतबार से आप डिप्लोमेसी करें और बड़ी नफासत के साथ चीज़ें चलें और कैंप डेविड में बैठ के मिलें। अभी तो आपका कैंप डेविड जो है ना वो आपका ट्विटर अकाउंट है, उसी के ऊपर मिलें बस, वर्चुअल कैंप डेविड है अब मसला ये है कि यहाँ पे उन्होंने ये दिखाया और बताया है कि आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड वेरी एंग्री विद द इजरायली प्राइम मिनिस्टर। उसकी 2-3 वजूहत ये थी कि लबनान के अंदर जो हमले वो करते जा रहे थे, उन हमलों के अंदर बड़े मसले थे, उन हमलों से ईरान बड़ा जो था ना पीस प्रोसेस से अपने आप को डिस्टेंस कर रहा था और लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जो थी उनको छोड़ने के ऊपर जा रहा था। तो अमेरिका अगर इस जंग को बंद करना चाहता है तो फिर अमेरिका ने बात करके ही बंद करना है ना, क्योंकि जंग करके तो बंद नहीं हो सकती, जंग करके तो ये और फैल जाएगा। तो वो उन्होंने एक मैसेज एक तरफ से देने की कोशिश की है कि हमने इसको बड़ी गालियाँ दी हैं, मानी बात उसने कोई नहीं, नेतन्याहू ने कोई बात नहीं मानी, गालियाँ खाने के बाद हमले उसने और तेज़ कर दी, ठीक है, और उसने साथ शर्त रख दी कि हिजबुल्लाह जब तक नहीं रुकेगा मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट के कहने का क्या फ़र्क पड़ा कि जी अब फ़ौजें जो जा रही थी वो वापस आ गई, जो रास्ते में थी वो मुड़ गई हैं, जो अब मज़ीद जानी थी वो अब नहीं जाएंगी, इसका क्या फ़ायदा हुआ? हमला तो हो गया और मारधाड़ तो जारी है। तो बात सिर्फ इतनी है कि इसकी सेरेमोनियल वैल्यू थी, इसकी एक्चुअल वैल्यू कोई नहीं थी। हाँ, एक थिएट्रिक्स के लिए बहुत अच्छा था कि गालियाँ दे दी जी, ये भी गंद बोल दिया, वो भी गंद बोल दिया, जो कि अगेन अगर देखा जाए तो एक बड़ा ही
डीमोरलाइजिंग किस्म की एक सिचुएशन है कि मतलब इतनी टॉप लीडरशिप दुनिया की, उनका अंदाज़ तखातब ये है जो कि न्यू नॉर्मल बन गया, एक बदतमीज़ी का माहौल है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ गेन किया अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इससे, लेकिन स्टिल ख़बर बन गई और डिस्कस भी हो गई, और ये भी पता लग गया कि कितना आउट ऑफ द वे गया अमेरिका इसराइल को हेल्प करने में इन दिस होल वॉर के ज़ातियात पे उतरा। ये आप कब करते हैं? जब आप पर्सनल फेवर्स देते हैं। और जिक्र क्या किया मैंने तुम्हारी, आई सेव्ड योर स्किन, अब मुझे स्किन कहना पड़ रहा है, ठीक है, एंड यूर अ मैड मैन, इसमें से भी मैंने एक बीच में से गाली निकाल दी। उसके अलावा कहा कि जी तुमसे लोग नफरत करते हैं और इसराइल से भी तुम्हारी वजह से और हरकतों की वजह से नफरत करते हैं, यू विल स्टैंड अलोन एट द एंड। अपने आप को एलियनेट कर रहे हो और अपने मुल्क को भी एलियनेट कर रहे हो पूरी दुनिया में, और हैड इट नॉट बीन फॉर मी यू वुड हैव बीन रॉटिंग इन जेल, ये भी कह दिया। तो पीछे कुछ छोड़ा नहीं ना। इसका मतलब ये है कि उसने एक एडमिट कर लिया कि मैंने एक तकरीबन कन्विक्टेड किस्म के आदमी को, जो मॉरली बहुत ज़्यादा एक गलत इंसान है लेकिन लीडरशिप रोल में है, तो मैंने बचाया और मैं उसका अकम्प्लिस हूँ। ये एक एडमिट भी तो किया ना सदर डोनाल्ड ट्रंप कि मैंने गलत किया, लेकिन गलत किया और वो इस हद तक गए तो फिर उन्होंने गालियाँ भी दे दी और उनको खानी भी पड़ गई। वो ही केप्ट सेइंग ओके ओके ओके, और बात ख़त्म हो गई। और उसके बाद फिर वही ज़ातियात के बीवी को कह दिया, बेटे को निकाल दूंगा। इससे हमें ये पता चलता है हाउ क्लोज द रिलेशनशिप इज़, कितना वो करीब हैं एक दूसरे के, और कितना अनड्यू फेवर दिया हुआ है अमेरिका ने इसराइल को। और वो जो इसराइल प्रोजेक्ट है दैट इज़ अ रियलिटी, और वो जो ग्रेटर इसराइल है ऑन द बिहेस्ट ऑफ अमेरिकन ही बन रहा है, और वो जो असला उनको देते हैं और सब कुछ करते हैं। होना तो यही चाहिए था कि इंस्टेड ऑफ हिंटिंग अपॉन कि वो 3.8 बिलियन की एड, वो एक बिल में एक सेनेटर ने, एक रिपब्लिकन ने पेश की कि हम रोक देंगे, वो कहते हैं हमने रोक दी है, हम आपको कोई और असलहा या कोई चीज़ नहीं देंगे, ख़त्म, आप हमले नहीं रोक रहे, हम आपकी सपोर्ट बंद कर देते हैं, हमले रुक जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये उसी तरह का केस है जैसे अमेरिका कहता है कि जी अफ़गानिस्तान जो है ना वो बड़ी दहशतगर्दी फैलाते हैं, लेकिन उनको मंथली जो डॉलर्स हैं वो देने बंद नहीं करते। वो अफगान रजीम चाली अमेरिका के सर पर रहा है। तो ये तो फिर आपको पता है ये गेम्स तो होंगी, डर्टी गेम्स। बिफोर आई मूव टू इंडिया, वन ऑफ आवर फेवरेट क्वेश्चंस व्हिच ऑलवेज कम्स एट द एंड, अफगानिस्तान के ऊपर एक रिपोर्ट आई है रिसेंटली, उसमें ये इंकशाफ किया गया है कि जो ट्रेड बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बंद हुई है, पाकिस्तान को तो छोटा मोटा जो भी चले हुआ, सस्टेनेबल नुकसान हुआ है, अफगानिस्तान की ऐसी तैसी होगी। और उसके साथ फिर मैंने वीडियोस देखी, वहाँ पे लोग रो रहे हैं, सर रोटी क्या, हमारी दवाई यहाँ से जाती थी, सब्जी यहाँ से जाती थी, कुछ भी नहीं है। हाउ लॉन्ग कैन अफगान रजीम सर्वाइव दिस एंटी पाकिस्तान नैरेटिव? अब वहाँ से आवाज़ें भी उठ रही हैं, पाकिस्तान के लिए आम आवाम वहाँ पे आवाज़ उठा रही कि हमारे भाई हैं। ये मार खाने के बाद दिमाग दुरुस्त तो नहीं हो गया सर उनका? मैंने आपको कुछ एक दो प्रोग्राम्स पहले एक प्रेडिक्शन की थी। जी बिल्कुल की थी। मैंने क्या कहा था रिगार्डिंग अफगान के हम इनकी पिटाई करेंगे, और एक चीज़ और भी कही थी कि ये बहुत लंबा नहीं चलेगा, द अफगान्स विल रियलाइज़ वेरी सून, उनको जल्दी अकल ठिकाने, और वो पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात इतने बुरे नहीं रहेंगे, और वो रियलाइज़ भी करेंगे, और वो इंडिया की गोद से थोड़ा सा उतर भी जाएंगे। भले अच्छे बच्चे कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े रहें। अब्बू और बेटे वाली एग्जाम्पल भी अच्छे मैंने बच्चे दी भी थी। बात ये है कि ये अल्लाह की तरफ से बनाई हुई एक जोग्राफ़ी है जिसके अंदर अफ़गानीज़ एंड पाकिस्तानीज़ आर देयर स्टक विद वन अनदर। और कैसे? वो इस तरह कि मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान इज़ अफ़गानिस्तान लाइफ लाइन। मैं हमेशा कहता हूँ ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, या ये कोई ऐसा रेटरिक नहीं है कि जिसमें बड़े में हम पाकिस्तान की अजमत बयान करें। अल्लाह ने बनाई है जोग्राफ़ी इस किस्म की है, 6 मुल्कों से उनका बॉर्डर लगता है कि कोई मुल्क मुँह लगाने के लिए उनको तैयार नहीं है, और जो ओपनिंग है वो पाकिस्तान के थ्रू है। तो क्या करें? इंडिया ने बड़ी कोशिश की थी कि बीच में से उनके साथ पाकिस्तान को बाईपास करके डायरेक्ट हो जाए, पाकिस्तान नहीं माना। इंडियंस बड़ा रोते हैं इस बात पे कि ओ ये हमें ना नुकसान पहुंचाने के लिए किया, कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया। पाकिस्तान ने अपना इंटरेस्ट देखना है, एज सिंपल एज दैट। उन्होंने चाबहार बनाई तो चाबहार से दौड़ के वापस आ गए, इसमें भी हमारा कसूर नहीं है। प्रेशर सस्टेन कर लेते ना, अफगानिस्तान को चला लेते। इसको चलाना बहुत मुश्किल काम है, और ये बाकी किसी के बस की बात नहीं है। एंड वी हैव द जियोग्राफिकल एडवांटेज, ये एक रियलिटी है, और रियलिटीज़ पे जब तक आप रहेंगे आपके लिए ज़िंदगी आसान रहेगी। और अगर आप एक पैरेलल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप मुंह की खाएंगे। आप तजर्बे तो बहुत कर सकते हैं, बयान भी बहुत दे सकते हैं,
मिस एडवेंचर भी कर सकते हैं, बट इट विल नॉट एंड अप इनटू अ विक्ट्री या एक आपकी कोई ट्रायम्फ नहीं होने वाली, आपको शिकस्त का ही सामना करना पड़ेगा। तो अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान बहुत ज़रूरी है और वहाँ लोग रो रहे हैं, हमें इस चीज़ का अफसोस है। हम लोग वो बंदे हैं जिन्होंने 4 मिलियन अफ़गानियों को या इससे भी ज़्यादा अफ़गानियों को पाकिस्तान में लाइक पाकिस्तानीज़ रखा है फॉर डेकेड्स। तो हमें क्या तकलीफ़ थी? हाँ, अगर दहशतगर्दी ये ना कर रहे होते तो पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम था? पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज़ हेल्प्ड अफ़गानिस्तान और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम अफ़गानियों को था। दे सोल्ड देयर लॉयल्टीज़ टू द हाईएस्ट बिडर। तो बस ठीक है, फिर अब पाकिस्तान ने भी अपनी पॉलिसी क्लियर कर ली, तो अब उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, ये उनकी अपनी डूइंग है, हमने तो कुछ नहीं किया और अवाम के तो हम खिलाफ नहीं है। वी सेंट देम एड, they refuse to accept it. We sent them aid man. सर्दियों में हमने एड भेजी उधर, इन हालात के बावजूद पाकिस्तान सेंट ह्यूमैनिटेरियन एड, मेडिसिन, गर्म कपड़े, चीज़ें सब कुछ भेजा है, टेंट्स, एवरीथिंग, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। पाकिस्तान की नीयत तो सबके सामने। इंडिया की तरफ से नज़र डालते हैं, मणिपुर के अंदर कुछ ईसाइयों के साथ ज़्यादती हो रही है, जो इंडिया अपने इंडियन इनके अपने ही कौम के लोग हैं जी। एक कॉकरोच जनता पार्टी सर 16 मई को अचानक से एक वायरल पोस्ट के ज़रिए सरफेस करती है एंड आज क्या अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए, 4 जून 5 जून, और 2-3 हफ्ते के अंदर सर मोदी गवर्नमेंट के लिए दर्द सर बनी है, सप्रेस कर रहे हैं, सोशल मीडिया से अकाउंट्स डिलीट कर रहे हैं, लोगों को पकड़े। ये क्या वक्त डाल दिया सर कॉकरोच ने इंडिया में? अवाम की आवाज़ है, आप उसको दबाने की कोशिश करेंगे तो नहीं दबेगी, ये तो सबको पता है। ये हिस्ट्री के अंदर एक दफ़ा नहीं हज़ारों दफ़ा हमने देखा है। लोग कोई चीज़ पसंद कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं, आप उनको सप्रेस करना चाह रहे हैं, यू विल एंड अप मिजरेबली, आपको कोई फ़ायदा उसका नहीं होगा और हाईलाइट हो जाएंगे वो। और ये किसी गवर्नमेंट को कभी समझ नहीं आती। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, कहीं पे भी पूरी दुनिया में एक चीज़ वायरल हो रही है, आप उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं और इन डूइंग सो वो और ज़्यादा वायरल हो रही है। तो ये तो वो कॉकरोच पार्टी का ही फ़ायदा कर रहे हैं इंडियंस। और बाय द वे, मैं तो कहता हूँ इंडिया को जहाज़ों से और ये मीडिया मैनिपुलेशन से दूर रहना चाहिए। ये जितना ये काम दो करते हैं ना, ये उतना ज़्यादा उसमें फंस जाते हैं। सर जहाज़ तो वो तेजस घर पे बना रहे हैं, क्यों जहाज़ों से इसीलिए गिर रहे हैं ना, वो उनको घर पे नहीं बनाने चाहिए। सर गिरे हुए से फ़र्क नहीं पड़ रहा ना उनको, वो कहते हैं गिरे रहे नहीं, वो बना वो रहे, उनको नहीं फ़र्क पड़ रहा, लेकिन दुनिया को तो पता चल रहा है ना कि तेजस की असल में जो वर्थ है वो क्या है। या इंडियन शो में गिर गया, इसमें क्या हो गया सर? विक्रांत को पीछे क्यों लेके गए थे? आगे लेके आते तो तेजस वाला हाल हो जाता उसका। वो भी इंडिया ने खुद ही बनाया ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। विक्रांत, यस, ओके, ठीक है, मैं उनके एयरक्राफ्ट कैरियर की बात जी जी बिल्कुल जी। सर रीसे खैर लड़ने के माहिर है, श्रीलंका से भी लड़े हुए हैं, हर कई छोटे छोटे ममालिक में जाके अपने हर नेबर से लड़ते हैं। नेपाल से लड़ रहे हैं, मेरे ख्याल में आप नेपाल का जी बिल्कुल नेपाल ही की तरफ आ रहा हूँ। जी, ये क्या मामला है सर, थोड़ा सा बता दें। इंडिया और नेपाल के दरमियान इंडिया की हर अपने नेबर के साथ कोई ना कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है। चाइना के साथ भी है, पाकिस्तान के साथ भी है, नेपाल के साथ भी है। ओके, तो नेपाल के साथ उनकी जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उस पर नेपाल ने इंडिया को कहा है कि मुझे थर्ड पार्टी मीडिएशन चाहिए, जिसके ऊपर इंडियंस बौखला गए हैं और वो शोर कर रहे हैं कि नहीं, हम तो बायलैटरल इशू है। अब इंडियन एम्फोसिस ऑन डिक्लेयरिंग एवरी इशू विद एवरी नेबर एज बायलैटरल हैज़ अ मीनिंग, मेरी ये थेरी। और वो थेरी इसलिए है, थेरी भी नहीं है, फैक्ट है ये। वो इसलिए कि जब आप दुनिया में किसी न्यूट्रल मुल्क को या एंटिटी को इन्वॉल्व करेंगे फॉर मीडिएशन, तो साथ ही आप एक्सपोज हो जाएंगे कि इसमें गलती तो आपकी अपनी है। तो इंडिया बायलैटरली इश्यूज़ को इसलिए डील करना चाहता है, मे इट बी द इंडस वाटर ट्रीटी, मे इट बी कश्मीर, मे इट बी देयर प्रॉब्लम विद नेपाल और विद श्रीलंका और विद एनी अदर कंट्री, उसके अंदर, या चाइना, उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि वो बायलैटरल इसलिए कहते हैं ताकि आप कहें, फिर मैं कहूँ तो आप कहें नहीं तुम गलत कह रहे हो, ही सेड शी सेड, वो फ़ायदा ही नहीं है ना। तो उसके अंदर कोई जब तक तीसरा नहीं आएगा तो वो फैसला करके आपको नहीं बता सकता कि यार आप गलत कह रहे हैं या दूसरा गलत कह रहा है। तो इंडिया इन्वॉल्व नहीं होने देता, वो कहता है बायलैटरल। बायलैटरल में इंडिया को एडवांटेज ये है कि दूसरा मुल्क हमेशा छोटा होता है, इस रीजन में चाइना के अलावा बाकी सारे मुल्क उससे छोटे हैं, तो वो वहाँ पे आके, अब चाइना के साथ इनकी सेम स्टोरी है, देखें ना, ये बाकी मुल्कों को दबाते हैं, पाकिस्तान इनसे दबता नहीं है और पाकिस्तान इनसे पकड़ा नहीं जाता, मसला ख़राब हो जाता है, तो उस तरफ ये आते नहीं है। उस तरफ ये दहशतगर्दी वाला एक वो गुब्बारा फुला के ना, जिसके अंदर
हॉट एयर के अलावा कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर लिख देते हैं दहशतगर्दी। उस साइज़ में बहुत बड़ा लगता है, सब्सटेंस उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि झूठ है। और चाइना के साथ जब आते हैं तो चाइना भी यही कहता है कि हाँ आ जाएं, मोस्ट वेलकम, आपकी धुलाई करते हैं। तो वहाँ ये खड़े नहीं हो सकते। तो भूटान, सर खड़े तो थे वो पट्टियां बांध के, चाइना गलवान में वो वीडियो मैंने देखी, खड़े थे अपने पाँव पे, खड़े थे वो एटलीस्ट, वो वीडियो में। वो खड़े होना भी कोई खड़े होना है, वो तो बस छोड़ दें आप उसको। अगर उसके ऊपर मैंने कमेंट किया तो फिर आप हंसते रहेंगे, बाकी प्रोग्राम एंडिंग नहीं कर सकेंगे उसकी। उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, वो चाइना से तो बिल्कुल भी कम्पीट नहीं कर सकते। आप छोड़ें चाइना, अब वो पाकिस्तान, क्या अब उनका लेवल जो है पाकिस्तान से भी नहीं कर सकते कम्पीट। अब नेपाल उनके मत्थे लगा हुआ है, अब उनको नेपाल से कब्जा किया हुआ है इनके तो ठीक है इलाके ना, पे। तो किया हुआ है ना कब्जा उन्होंने। हेजेमोनिक डिजाइन्स तो इंडिया के हैं हमेशा से। तो इंडिया एक्सपोज हो रहा है, अब मीडिया वाइज इसे कवर करने की कोशिश करेंगे और नहीं होगा, और इंटरनेशनल हाईलाइट्स में आ जाएगी ये चीज़, और आ गई है, और लोग फिर इसके ऊपर लान तान करेंगे इंडिया के ऊपर। ये डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ क्यों जा रहा है इंडिया, इन्हीं हरकतों की वजह से। सर लास्ट क्वेश्चन इंडिया से ही रिलेटेड है जी। क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा तंग भी इन्होंने ही किया हुआ है। हमारे लिए अगर कोई दर्द सर रहा है हमारे नेबर्स में तो सबसे ज़्यादा यही रहे हैं। ख्वाहिशात का इनका एक है ज़ख़ीरा जो पता नहीं कैसे पूरा होगा, फिल्मों में पूरा करते रहते हैं। मुझे बताइए, राहुल गांधी की गूंज अब सुनाई देती है इंडिया में। इंडियंस को शायद रियलाइज़ हो रहा है मोदी साहब को देखने के बाद कि यार इनसे तो बेहतर शायद ये राहुल गांधी एंड टीम है। बहुत बड़े बड़े पंडित सब कह रहे हैं कि इंडिया के पास राहुल गांधी के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा आगे। तो आपसे दो चीजें जानना चाहता हूं, ऑथेंटिक पुरानी लीडरशिप है ना। दो चीजें आपसे जानना चाहता हूं जी, क्या ये पॉसिबल होगा? इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर आप अपनी नजर रखते हैं, और अगर ऐसा हो जाता है राहुल गांधी साहब आ जाते हैं, क्या देखते हैं आप पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप पे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो राहुल गांधी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी एंड राहुल गांधी। तो पॉलिटिकल पेडिग्री में तो कोई शक नहीं है, वो तो है। जो फाउंडिंग फादर है इंडिया का, वो इनका ग्रैंड पेरेंट है, ठीक है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट है शुड आई से। तो फैमिली, दादी, वालिद, सारी की सारी, सोनिया गांधी की कम कंट्रीब्यूशन है। इटालियन वुमन टर्न्ड इंडियन, सारी ज़िंदगी साड़ी में गुजार दी, हाथ बांध के खड़ी रही, और फिर क्योंकि वो मुतसब इतने हैं इंडियंस के, उसको चांस देने की बजाय फिर साइड लाइन किया। तो अब प्रियंका गांधी थी, फिर साइड पे हो गई, राहुल गांधी जो पॉलिटिकल सक्सेसर बना। ये खैर उनकी हिस्ट्री है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। जाहिर है एक पार्टी, प्रॉब्लम ये है हसनैन के अब इंडिया के पास ऑप्शन क्या है, और ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। मोदी ने जितना टाइम ज़ाया किया है इंडिया का और इंडियन पॉलिसीज़ के ऊपर जो उसने खिलवाड़ किया है, वो आपके सामने है। ये जो विश्व गुरु बनना था या ग्लोबल लीड लेनी थी, ग्लोबल लीडरशिप रोल था, वो चूरन बेचता रहा, 10 साल वो ज़ाया हो गए। आज की रिपोर्ट है कि इंडिया की जो सिंस 2016 सबसे ज़्यादा लो मार्केट, स्टॉक मार्केट जो है, वो आज है इंडिया के अंदर। तो आप ये देखें कि मार्केट शेयर जो है वो साउथ कोरिया और हांगकांग जो है वो इंडिया का एक मेजर चंक वो लेके चले गए। तो दैट इज़ अ बिग थिंग फॉर इंडिया, और उनके लिए ये बड़ी नुकसान वाली बात है। तो ये इंडिकेटर्स जो हैं ये ठीक नहीं है इंडिया के लिए। तो इकॉनमी के को भी चैलेंजेस हैं, मिलिटरीली भी चैलेंजेस हैं, डिफेंस सेक्टर में भी चैलेंजेस हैं, डिप्लोमेसी भी डाउन है। तो क्या अचीव किया अंडर मोदी इन्होंने? सैफरॉन रेवोल्यूशन आ गया, आरएसएस की आइडियोलॉजी, नफरत फैलाई, अपने ही लोगों को मारा, अपनी कम्युनिटीज़ को मारा, इस्लाम दुश्मनी की, और सिखों की असैसिनेशंस करवाई। इन्होंने कौन सा अच्छा काम किया? उसके बाद इंडिया के पास क्या चॉइस है? इतना बड़ा मुल्क है यार, मजाक तो नहीं है इंडिया। 1.5 अरब तो इंडिया 1.5 अरब लोग, और एंड छोड़े इस बात को कि हमें पसंद नहीं है या पोटेंशियल नहीं है इंडिया में, बिल्कुल है, बिल्कुल है पोटेंशियल। तो उस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट अगर ये मोदी करता तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकता, इसने नहीं किया। तो अब इंडियंस के पास क्या चॉइस है? तो जो उनके पंडित्स और गुरुज देख रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ राहुल गांधी, बिल्कुल ठीक देख रहे हैं। और पाकिस्तान के साथ क्या फ़र्क पड़ेगा? उनको अगर थोड़ी सी भी अकल है तो वो ये सोचेंगे कि हमने अचीव क्या किया है इनके साथ लड़के, हमें मिला क्या है इनके साथ लड़के। और अगर रिव्यू करेंगे ना सिर्फ एक साल को, तो जवाब उनको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। एंड दैट विल डिराइव देयर अपकमिंग पॉलिसी विज़-अ-वी पाकिस्तान, विच विल नॉट बी लाइक दिस, आई एश्योर यू ऑफ दैट। सर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, हमने आपको दावत दी, आपने प्रोग्राम में हमारे शामिल हुए। प्रोग्राम आपने देखा जी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फीडबैक हमें लाजमी दिया करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।